गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं शारिक खान। 2 सर्जरी और कई दिनों तक कोमा में रहने के बाद अस्पताल से जब 22 दिन बाद स्वीटी को छुट्टी मिली तो उसने एग्जाम में बैठने को लेकर पहला कॉल कॉलेज को किया। पूरी तरह से ठीक होने के बाद स्वीटी को एग्जाम देने का आश्वासन भी मिल गया। आपको बता दें कि 31 दिसंबर को कार ने 3 लड़कियों को टक्कर मारी थी, जिसमें स्वीटी गंभीर रूप से घायल हो गई थी। अस्पताल में इलाज के लिए स्वीटी के लिए 40 लाख रुपए जुटाए गए और आखिरकार वो ठीक होकर घर लौट आई। इस बीच पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और जांच चल रही है। जिंदगी की जंग जीतने के बाद अब स्वीटी अपना और अपने परिवार का सपना पूरा करना चाहती है। इंजीनियर बनने का सपना जो स्वीटी को बिहार से ग्रेटर नोएडा ले आया। यही वजह है कि बीटेक 4th ईयर की स्टूडेंट स्वीटी ने अस्पताल से छुट्टी मिलते ही पहला कॉल अपने कॉलेज ग्रेटर नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में किया। आश्वासन भी मिला। बोले कि तुम्हारा केस अभी कंफर्म नहीं किया है, बाद में बताया जाएगा। आपने क्या कॉल किया था कॉलेज में? मैंने पूछा था मेरा प्रैक्टिकल है एक्सपेरिमेंट, बोला अभी नहीं होगा, बाद में बताएगा। कमजोरी है पर हौसले की कोई कमी नहीं। गाड़ी से टक्कर में सिर पर गंभीर चोट आई थी तो 2 बार सर्जरी भी हुई। पैर में भी कई फ्रैक्चर थे। इलाज का खर्चा 29 लाख रुपए का आया, पर परिवार दोस्तों और लोगों का शुक्रिया अदा करते नहीं थक रहा। यहाँ है तो देखे कि पूरा स्टूडेंट लगा हुआ, मेरा तो दिमाग उड़ गया। लेकिन हमको तो कुछ नहीं करना पड़ा, टोटल काम स्टूडेंट की है। रहना सहना खाना पीना इसका देख रेख अभी तक करते हैं। सारा कई का अंगल आप देखते रहिए, हम वैसे ही लगे हुए हैं। सारा चीज़ अभी तक कर रहे हैं, यहाँ तक लाना ले जाना सारा कर रहे हैं। इलाज का खर्चा करसोनी भी स्वीटी के साथ टक्कर की शिकार हुई थी, लेकिन अब दोस्त के घर लौटने पर सुकून में हैं। कहती हैं एकता में ताकत होती है, जिसने हम सब की तकलीफ अब कम कर दी। इलाज का खर्चा तो महंगा था, लेकिन बट हम लोग जो पूरा यूनिटी में थे, कॉलेज के फ्रेंड लोग सभी लोग डोनेशन वगैरह फंड वगैरह कलेक्ट करके ही वो किया। तो डॉक्टर ने क्या कहा है अभी आप लोगों को? उसने बोला कि और 5 डेज के बाद उसका पैर का वो प्लास्टर। हाँ प्लास्टर को वो कट करेगा बोला 5 डेज के बाद, और फिर 1 मंथ तक उसको वो चलना पड़ेगा वो स्टिक पे। स्वीटी के लिए ये कोई जंग से कम नहीं था, साथ था तो जीत का जज्बा। संकट इलाज को लेकर भी था तो साथ दोस्तों से लेकर लोगों तक का मिला। हौसले और हिम्मत के दम पर हादसे से उबर रही स्वीटी अब पढ़ाई के दम पर अपने सपनों को साकार करना चाहती है। ये महज एक जान की जीत नहीं, उन तमाम उम्मीदों की जीत है जिन्होंने मुश्किल घड़ी में परिवार का साथ भी दिया, उनको उम्मीदें भी दी। ग्रेटर नोएडा से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन को लेकर हाल ही में सियासी घमासान देखने को मिला और नया विवाद सामने आया है। अब यह विवाद है जेएनयू में इस डॉक्यूमेंट्री को दिखाने का मामला। दरअसल जेएनयू प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है और उसमें लिखा है कि उनके संज्ञान में यह बात सामने आई कि कुछ छात्र खुद को जेएनयू एसयू का बताकर पर्चे बांट रहे हैं, जिसमें लिखा है कि 24 जनवरी यानी आज रात 9 बजे कैंपस में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री दिखाएंगे। इसको लेकर जेएनयू प्रशासन से कोई इजाजत नहीं ली गई। जेएनयू प्रशासन ने कहा इवेंट को रद्द किया जाए, अगर ऐसा नहीं होगा तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो एडवाइजरी है उसमें यह भी लिखा है इससे यूनिवर्सिटी का माहौल खराब होगा। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर लगे आरोपों के बीच खेल मंत्रालय ने ओलंपिक मेडल विजेता मैरी कॉम की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की एक निगरानी समिति बनाई। यह समिति कुश्ती संघ के रोजमर्रा के कामकाज को देखेगी। गौरतलब है कि विवादों में घिरे कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को 4 हफ्ते के लिए कामकाज से अलग कर दिया गया। भारतीय ओलंपिक संघ ने पहलवानों के आरोपों की जांच के लिए जो 7 सदस्यों की कमेटी बनाई है उसमें भी मैरी कॉम शामिल। उनके अलावा तीरंदाज डोला बनर्जी, बैडमिंटन खिलाड़ी अलकनंदा अशोक, योगेश्वर दत्त और भारतीय वेटलिफ्टिंग संघ के अध्यक्ष सहदेव यादव शामिल हैं। क्या कभी आपने ऐसा स्कूल देखा है जिसमें सिर्फ एक छात्र पढ़ता हो? महाराष्ट्र के वाशिम जिले के गणेशपुर में एक ऐसा ही स्कूल है। यह स्कूल लगातार एक छात्र के लिए ही चल रहा है।
ये स्कूल केवल एक बच्चे के लिए चलता है। वाशिम में जिला परिषद के इस प्राथमिक स्कूल में सिर्फ एक ही छात्र है, कार्तिक। क्षेत्र की आबादी 150 है और स्कूल में क्लास 1 से लेकर 4 तक की पढ़ाई कराई जाती है। गांव में इस उम्र का केवल एक ही बच्चा है। कार्तिक तीसरी कक्षा में पढ़ता है। इकलौते विद्यार्थी को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक आते हैं। स्कूल पहुंचने के लिए टीचर किशोर मानकर हर दिन करीब 10 से 12 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। हमारे गांव की लोक संख्या जो है 150 है और गए 2 साल से एक ही बच्चा स्कूल पे दाखिल है और गए 2 साल से मैं अकेला टीचर अकेले बच्चों को पढ़ाता हूँ। जो भी रूल एंड रेगुलेशन है सवेरे से शाम तक बोले तो 11 से 12, 10:30 से 12 हमारा जो टाइमिंग है, इन पे जो परिपाठ है, राष्ट्रगीत है, मध्याह्न भोजन है, ये सब फैसिलिटीज जो सरकार की जो मिलती है, ये पूरे फैसिलिटी हम बच्चों को देने की कोशिश करते हैं। शिक्षा पाने और बांटने की लगन में शिक्षक और विद्यार्थी की जोड़ी की भी खूब सराहना है कि संख्या जो भी हो, स्कूल हर रोज दोनों की मौजूदगी में राष्ट्रगान के बाद अपने समय से शुरू होता है। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। भारत माता की। भारतीय क्रिकेटर केएल राहुल और बॉलीवुड एक्ट्रेस अथिया शेट्टी शादी के बंधन में बंध गए। केएल राहुल और अथिया शेट्टी ने सोशल मीडिया पर अपनी शादी की तस्वीरें साझा की। वो कैमरे के सामने भी आए, तस्वीरें खिंचवाई। शादी में दिग्गज भारतीय क्रिकेटर वरुण एरॉन, गौतम गंभीर जैसे खिलाड़ी शामिल हुए। अथिया शेट्टी मशहूर अभिनेता सुनील शेट्टी की बेटी। शादी में बॉलीवुड के कई सितारे भी शामिल हुए। खिलाड़ियों से लेकर बॉलीवुड के सितारों ने भी दोनों को ट्वीट कर शुभकामनाएं दी। सुनील शेट्टी ने कहा अब वो आधिकारिक तौर पर ससुर बन गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आईपीएल के बाद रिसेप्शन का आयोजन किया जाएगा। ब्यूटीफुल, वेरी स्मॉल, वेरी क्लोज फैमिली, लेकिन बहुत अच्छा रहा। और अभी फेरे भी हो गए, अभी शादी ऑफिशियली हो चुकी है, तो ऑफिशियली फादर इन लॉ भी बन चुके हैं। रिसेप्शन का अभी डेफिनेटली आई थिंक पोस्ट आईपीएल प्लान करेंगे। नया रोल है फादर इन लॉ। आई थिंक रोल नया नहीं है, रोल फादर का ही है। मेरे लिए मेरा बेटा आ रहा है घर पे। दिल्ली नगर निगम में आज मेयर और डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों का चुनाव होना है। लेकिन देखना होगा कि आज ये चुनाव हो पाता है या नहीं। 6 जनवरी को चुनाव होना था, लेकिन उस दिन मनोनीत पार्षदों की शपथ को लेकर सदन में हंगामा हुआ। दोनों पार्टियों के पार्षदों ने सदन में जमकर बवाल काटा। आज एमसीडी सदन सुबह 11 बजे शुरू होगा। आज भी एमसीडी की जारी कार्यसूची में यह नहीं लिखा हुआ है कि प्रोटेम स्पीकर पहले एमसीडी के निर्वाचित पार्षदों को शपथ दिलाएंगी या मनोनीत पार्षदों को। आपको बता दें, प्रोटेम स्पीकर बीजेपी की पार्षद सत्या शर्मा है। शरद शर्मा है हमारे साथ। इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए सीधे शरद के पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं। शरद, आज का सबसे मुश्किल सवाल आपसे ही है, क्या 6 जनवरी दोहराया जाएगा या आज दिल्ली को मेयर और डिप्टी मेयर मिल जाएगा? ये सारा कुछ डिपेंड करता है जो प्रोटेम स्पीकर हैं वो किस तरह की कार्रवाई करती हैं। अगर पिछली बार की तरह ही इस बार भी पहले मनोनीत पार्षद शपथ लेने आ गए तो संभव है कि फिर पिछली बार वाला ही सीन पूरा रिपीट हो जाए और आज फिर जो है सदन स्थगित करना पड़े और दिल्ली को जो है अपना मेयर डिप्टी मेयर ना मिल पाए। लेकिन अगर इसका उल्टा हो जाता है, यानी कि अगर निर्वाचित पार्षद पहले शपथ लें और फिर मनोनीत को शपथ दिलाई जाए, तो पूरी संभावना है कि सदन आगे चलेगा और फिर जो है मेयर के लिए वोटिंग हो सकती है। अगर मेयर के लिए वोटिंग हो जाती है और फिर उसके बाद में डिप्टी मेयर भी हो जाएगी, तो सारी जो नज़रें होंगी वो होंगी स्टैंडिंग कमेटी पर, क्योंकि मान तो सब यही रहे हैं कि आम आदमी पार्टी अपना मेयर डिप्टी मेयर बना लेगी क्योंकि उसके पास संख्या बड़ी है। 150 का आंकड़ा उसके पास है, जबकि बीजेपी के पास 113 का आंकड़ा है। तो ये दोनों ही चुनाव में, मेयर हो डिप्टी मेयर हो, दोनों के लिए यही वोट काम आएंगे। लेकिन स्टैंडिंग कमेटी में जो कि असली सरकार होती है नगर निगम की, उसमें समस्या है। समस्या ये है कि सीटें हैं सिर्फ 6 और जो उम्मीदवार हैं वो हैं 7। 4 आम आदमी पार्टी ने उतारे हुए हैं और 3 बीजेपी ने उतारे हुए हैं। यानी कि आम आदमी पार्टी या बीजेपी में से किसी एक उम्मीदवार की आज हार
तय है। और फिलहाल जो अभी नजर आ रहा है शारिक, वो ये है कि आम आदमी पार्टी के एक उम्मीदवार पर हार की तलवार लटक रही है, क्योंकि उसको जो वोट चाहिए चौथी सीट जीतने के लिए, उससे वो काफी दूर नजर आ रहा है। जबकि बीजेपी के जो तीसरे उम्मीदवार हैं, उसको जो जितने वोट चाहिए वो उसके काफी करीब नजर आ रहा है। तो लेकिन ये क्योंकि निगम का चुनाव है और यहाँ पर जो भी वोटिंग होती है वो सीक्रेट बैलेट से होती है, किसी को पता नहीं लगता कि किसने किसको वोट दिया है। और दूसरा, कोई कार्रवाई भी जो है किसी पार्षद के ऊपर नहीं किया जा सकता, चाहे कांग्रेस वाला बीजेपी को दे दे, बीजेपी वाला कांग्रेस को दे दे, आम आदमी पार्टी वाला बीजेपी को दे दे, या बीजेपी वाला आम आदमी पार्टी को दे दे, कोई किसी को भी वोट दे सकता है, सीक्रेट बैलेट होता है। तो इसीलिए बहुत इंटरेस्टिंग चुनाव ये होता है और पता लगता है इससे कि कौन पार्टी एक्चुअल में कितनी मजबूत है और कितने अपने पार्षदों को वो अपने साथ रख पाई और कितने दूसरों को जो है वो अपने पक्ष में ला पाई। तो इसलिए देखना होगा कि अगर सब कुछ ठीक चला तो आज उम्मीद की जा रही है कि मेयर, डिप्टी मेयर जो है दिल्ली को मिल जाएंगे। शरद, दो सवाल हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं। पहला कि अगर 3-3 हो गया स्टैंडिंग कमेटी में तो उसका क्या फायदा, क्या नुकसान। दूसरा सवाल यह था कि जो शपथ दिलाने को लेकर जो विवाद है कि जो निर्वाचित हैं या जो जिनको मनोनीत किया गया, तो फर्क क्या है। अगर दोनों में से कोई एक पहले ले लेता है तो उसका क्या असर पड़ता है, जरा वो भी दर्शकों को समझा दीजिए। देखिए, जो स्टैंडिंग कमेटी होती है इसमें कुल 18 सदस्य होते हैं। 6 का चुनाव आज होना है और जो बाकी बचे 12 होते हैं वो दिल्ली नगर निगम में जो 12 जोन होते हैं वो एक एक जोन के हिसाब से चुनकर आता है। ये मान लीजिए रोहिणी का जोन है, सिविल लाइंस का जोन है, तो जोन से चुनाव होकर आता है। अगर आज ये 4-2 की जगह, यानी कि आम आदमी पार्टी भले ही 4 में आगे दिख रही है और बीजेपी 2 में आगे दिख रही है, लेकिन अगर ये 3-3 हो गया, क्योंकि बीजेपी के पास नंबर जो हैं वो पर्याप्त तो दिखाई दे रहे हैं, तो यानी कि यहां पर आम आदमी पार्टी बीजेपी बराबर आ जाएंगी। उसके बाद जो जोन का चुनाव होगा वहां पर आम आदमी पार्टी की समस्या रहेगी कि अगर उसको स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बनाना है, यानी कि अपनी मुट्ठी में अगर उसको नगर निगम चाहिए, तो जोन के चुनाव में उसको जो है ज्यादा सीटें जीतनी पड़ेंगी। और फिलहाल जो नजर आ रहा है वो ये है कि ये जो मनोनीत पार्षद हैं ये जोन के चुनाव में वोट जरूर कर सकते हैं, इस पर रोक नहीं है, लेकिन आज ये वोट नहीं कर सकते हैं। ये जो है संवैधानिक स्थिति है। तो इसलिए जो है अगर आम आदमी पार्टी आज बीजेपी से बराबर हो गई तो वो चुनाव जीतकर भी, मेयर बनाकर भी अपना बहुत ज्यादा कंट्रोल जो है अभी नगर निगम के ऊपर तब तक नहीं कर पाएगी जब तक वो जोन के चुनाव में से मेजॉरिटी नहीं लेके आ जाती। यानी कि अगर 18 सदस्य हैं तो आपको 10 सदस्य हर हाल में चाहिए ताकि आपका चेयरमैन बन सके और आप नगर निगम के अंदर सरकार चला सकें। ये तो हो गया स्टैंडिंग कमेटी की बात। मनोनीत पार्षदों की जहां तक बात है, जो एक्ट है एमसीडी का, उसके अंदर मनोनीत पार्षदों को वोटिंग का राइट नहीं है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया था कि जो शपथ दिलवाई जा रही थी मनोनीत पार्षदों को, ये केवल शपथ नहीं थी बल्कि इसके बाद इनको वोटिंग भी करवाने की बात थी। जब बीजेपी से पूछा जा रहा था, बीजेपी नेताओं से मैंने खुद पूछा, तो वो सिरे से खारिज नहीं कर रहे थे इस बात को कि आम आदमी पार्टी झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ है ही नहीं, ये तो वोटिंग कर ही नहीं सकते, हम तो केवल शपथ दिला रहे थे। तो ये बात जो है इससे भी ऐसा लगता है कि कुछ जरूर रहा होगा जिस वजह से ये बवाल मचा था। तो अगर ये जो मनोनीत पार्षद हैं जिनको एक्ट में वोटिंग का अधिकार नहीं, स्पष्ट लिखा हुआ है दे डोंट हैव वोटिंग राइट्स, तो अगर ये वोट डालते हैं तो ये जो आज 6 सदस्यों का चुनाव होना है स्टैंडिंग कमेटी के अंदर, मेयर और डिप्टी मेयर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये जो 6 सदस्यों का चुनाव होना है स्टैंडिंग कमेटी के अंदर, इसमें बीजेपी का पलड़ा भारी हो जाएगा और हर हाल में आम आदमी पार्टी के एक उम्मीदवार की जो हार है वो तय हो जाएगी और आगे के लिए परंपरा बन जाएगी कि जो मनोनीत पार्षद हैं ये इस बार क्योंकि वोट डाल गए हैं तो आगे भी वो वोट डालते रहेंगे। ये एक समस्या इसके अंदर हो सकती है। शारिक, शरद, बेहतरीन तरीके से इस पूरे टेक्निकल मामले को आपने एक्सप्लेन किया है दर्शकों के लिए, आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम आप तक वापस लौटेंगे क्योंकि आज 11 बजे बैठक शुरू होगी तो फिर नजर रहेगी कि क्या कुछ वहां होता है, क्या 6 जनवरी दोहराया जाता है या फिर आज दिल्ली को मेयर और डिप्टी मेयर मिल जाता है। शुक्रिया शरद आपका। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आज जम्मू से आगे बढ़ रही है। सुबह यह यात्रा नगरौटा से शुरू हुई और रामबन तक जाएगी। कल यह यात्रा सांबा से जम्मू पहुंची थी। इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता शामिल हैं। इस यात्रा के जम्मू कश्मीर में प्रवेश से पहले सुरक्षा को लेकर कुछ एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। इस यात्रा को लेकर सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं। जम्मू कश्मीर में प्रवेश करने के बाद से ही उनकी यात्रा में एक सघन सुरक्षा घेरा बनाया गया। यात्रा 27 जनवरी को श्रीनगर पहुंचेगी और कन्याकुमारी से चली इस यात्रा का 30 जनवरी को समापन होगा। यात्रा के समापन के लिए कांग्रेस ने इस मौके पर कई विपक्षी पार्टियों को वहां आने का न्योता दिया। नजीर मसूदी हैं हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। सीधे नजीर के पास चलते हैं। नजीर,
आज का क्या कार्यक्रम है? हमने कुछ बताया है, बाकी डिटेल में आप बता दें। कितना लंबा सफर रहेगा, सुरक्षा के क्या इंतजाम है और मौसम कितना सर्द है? आज का जो सफर होगा भारत जोड़ो यात्रा का मेनली गाड़ियों में ही होगा। बिल्कुल होगा, जितने किलोमीटर वो चलते हैं, लेकिन जहां तक वो जाएंगे वो गाड़ियों में होगा। जम्मू से जो रामबन का सफर है वो करीब 150 किलोमीटर है, तो आज 150 किलोमीटर अधिकतर जो गाड़ियों में होगा, क्योंकि बस्ती कहीं नहीं है, रोड के मसाइल है, सुरक्षा के मसाइल हैं। लेकिन आज सवेरे यहाँ से जम्मू से ये चली, जज्जरकोट में 1 बजे आज राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जाहिर सी बात है, कहीं विवाद जो हुआ है कल दिग्विजय सिंह के बयान से, वो जाहिर सी बात है वो सामने आएगा, उससे सवाल उठाए जाएंगे। और कहीं एक मुद्दे जिसपे राहुल गांधी ने कल भी जम्मू में पहुंच के जहां जलसे से खिताब किया, वहां उसने ये बताया कि जम्मू कश्मीर के लोगों के अधिकार छीने जा रहे हैं, उनके रोजगार छीने जा रहे हैं, उनका स्टेटहुड छीना जा रहा है, उनकी बिजनेसेस छीने जा रहे हैं नॉन लोकल जो बाहरी लोग हैं। राहुल गांधी दरअसल जो लोकल प्राइड को यहाँ उभारने की बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि जम्मू कांग्रेस पार्टी पूरा जोर लगाएगी ताकि जम्मू कश्मीर का जो स्टेटहुड है, राज्य का पूर्ण राज्य का दर्जा, वो वापस हो। लेकिन उसने धारा 370 पे बिल्कुल कोई बात नहीं की, चुप साध दी। जाहिर सी बात है कि वो कंट्रोवर्शियल उसके लिए बन सकता था, जिस तरह दिग्विजय सिंह का सर्जिकल स्ट्राइक पे बयान है। तो आज ये जो है कठिन रास्ता है। अब जो जम्मू से श्रीनगर तक बानिहाल जब ये पहुंचेगी, तो 27 तारीख को जब ये बानिहाल टनल क्रॉस करेगी, तो जाहिर बात है कि शायद राहुल गांधी इस टी शर्ट में नहीं चल सकेंगे, क्योंकि काफी ठंड है, वहां बर्फबारी भी हो रही है। तो आज भी कश्मीर घाटी में शाम को बर्फबारी का फोरकास्ट है। तो कुल मिला के 2 चीजों पे चैलेंज है। एक तो सिक्योरिटी है ही है, दूसरा मौसम का भी एक चैलेंज है। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के साथ कई जगहों पे हमने देखा कि सुरक्षा फोर्स का की तादाद जो है वो आम लोगों से कहीं ज्यादा है सुरक्षा कारणों की वजह से, लेकिन कई जगहों पे बहुत ज्यादा लोग इसमें जुट भी रहे हैं। नजीर, जो अभी आपने एक बड़ी खबर बताई, इस पूरी यात्रा जब से शुरू हुई है तब से लेकर आज पहली बार होगा कि राहुल गांधी गाड़ी में ये यात्रा सफर करेंगे। आप बता रहे थे करीब 150 किलोमीटर वो होगा। सुरक्षा भी इसकी एक वजह है, क्योंकि ये एडवाइजरी दी गई थी और उन्हें ये सलाह दी गई थी कि आप अपना कुछ रास्ता गाड़ी में बैठकर तय करें, जिसे राहुल गांधी ने मान लिया। अगर आप एक बार फिर से इस पर रोशनी डाल दें। अगर आप देखें कि ये पहले ही तयशुदा है कि श्रीनगर जम्मू का जो सफर, श्रीनगर जो खासतौर पर श्रीनगर बानिहाल का जो सफर है, मेनली वो गाड़ियों में जाए, क्योंकि ये जो रोड है इसमें बस्तियां नहीं है, अक्सर जगहों पे पहाड़ियां हैं, मुश्किल टेरेन है, टोपोग्राफी का भी मसला है, सुरक्षा का भी मसला है। इस वजह से अधिकतर जो सफर है ये गाड़ियों में ही होगा श्रीनगर से जम्मू। लेकिन जो आखिरी 3 दिन है, जब वो बानिहाल टनल क्रॉस करेगा 27, 28 और 29 को, उस दिन 3 दिन वो भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर घाटी में चलेगी। हमें अंदाजा उसका है कि इस तरह जम्मू में इतनी भारी सुरक्षा के पैमाने पे सैकड़ों सुरक्षा फोर्सेस लगाए गए, कश्मीर घाटी में कोई अंदाजा कर सकता है कि वहां कितनी सुरक्षा होगी, जहां पहले ही सुरक्षा के कहीं एक चैलेंज है और सुरक्षा फोर्सेस की तादाद काफी ज्यादा है, चाहे वीआईपी विजिट हो या न हो। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा का ये जो सफर है जम्मू श्रीनगर हाईवे पे, मेनली ये गाड़ियों में होगा और उसकी शुरुआत आज होगी। शुक्रिया नज़ीर इस पूरी खबर को हम तक लाने के लिए। तो नज़ीर बता रहे थे कि जम्मू से श्रीनगर तक का जो अभी सफ़र है वो राहुल गांधी आज गाड़ी में सफ़र करेंगे। उसकी कई सारी वजह हैं। सुरक्षा एक वजह है, जो ट्रेन है वो एक वजह है, क्योंकि वो पहाड़ी इलाका है, आसपास आबादी नहीं है। तो इसको देखते हुए करीब 150 किलोमीटर का ये सफ़र राहुल गांधी आज गाड़ी में होंगे। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक पर कोई सबूत न दिए जाने की बात की। मामला गड़े मुर्दे उखाड़ने जैसा है। दिग्विजय सिंह के बयान ने बीजेपी को कांग्रेस पर हमला बोलने का फिर से मौका दे दिया। बीजेपी ने कांग्रेस पर भारत तोड़ने का आरोप लगाया है। इसी दौरान एक जनसभा में बोलते हुए The comments made are the comments by the opposition. I have got the greatest regard and respect for our defense forces, and I hold them in highest esteem.
तो दिग्विजय सिंह पहले भी ऐसे बयान देकर कांग्रेस पार्टी को परेशानियों में डालते रहे हैं। यहां आपको बता दें कि जब से इन्होंने ये बयान दिया है तब से बीजेपी को मौका मिला है और वो लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। लेकिन कांग्रेस ने कहा कि ये उनकी निजी राय हो सकती है, हम इससे इत्तेफाक नहीं रखते, और कांग्रेस ने उनके इस बयान से जो उन्होंने कल दिया था उससे खुद को अलग कर लिया। अब उनके सुर रक्षा बल दिग्विजय सिंह ने कल सवाल उठाया और आज उस पर पलटते हुए कहा, जब बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर रही तो उनके सुर बदले नजर आए। दिग्विजय सिंह ने बोला वो अपने रक्षा बलों की इज्जत करते हैं। The comments made are the comments by the opposition. I have got the greatest regard and respect for our defense forces, and I hold them in highest esteem. तो अब सीधे प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में लिए चलते हैं जहां वो युवाओं से बात कर रहे हैं। इसमें युवा हिस्सा ले रहे हैं और इसका जो टॉपिक है वो है नो योर लीडर। इस कार्यक्रम का नाम है जब बैठे थे फील कर रहे थे। तो बड़ी तादाद में वहाँ युवा मौजूद हैं और ये उनके घर की तस्वीर है जहाँ वो इंटरेक्ट करते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला वो भी नजर आए। तो प्रधानमंत्री आज युवाओं से बात कर रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से आए युवा नो योर लीडर नाम के कार्यक्रम में मौजूद हैं। किसी न किसी जन्मदिन में देश भर से अगर नौजवानों को बुलाया गया, ये कल्पना, ये कार्यक्रम आपने सुना, फिर आप आए, आज मिले, क्या लगा आपको? सर, मेरा नाम परनीत है, मैं पंजाब से हूँ। सत श्री अकाल। मैं यहाँ पर आके पहली बार रियलाइज हुआ कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी क्या होती है। आज तक उनको किताबों में पढ़ते थे, पर यहाँ आके पता लगा। जब हम स्टेयर्स पर चल रहे थे तब भी एक एक बार रियलाइज हो रहा था कि कितने हमारे मिनिस्टर्स होंगे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया होगा, हमारे लिए सब तैयार किया है, वो इस सीढ़ियों पर चढ़े होंगे। बहुत गर्व महसूस हो रहा था। यहाँ पे खड़कर आपके सामने बोलना बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद सर। सबसे पहले मन में ये था कि हम संसद को देखेंगे, जहाँ से पूरे भारत का एक एक हिस्से में जो कुछ भी होता है उसका निर्माण, उसकी सोच जहाँ से पैदा होती है। This is Aisha Rukshana from Tamil Nadu, and it was a dream come true to come to Delhi and meet such wonderful persons, and to pay homage to Subhash Chandra Bose was something that is very exciting, because from him I learned that we need to have the courage of patriotism within ourselves, and I feel that he was a true patriotic hero and I must be like him, and I'm very grateful that I meet such leaders like you who were patriotic as him. Thank you sir. देखिए, मेरा आप सब नौजवानों से जरूर सुझाव रहेगा कि आप जहाँ भी जाएं बहुत बारीकी से चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए, उसको देखने का प्रयास कीजिए, कुछ नोट भी बनाने की आदत बनाइए। बहुत कुछ है। दूसरा, बहुत कुछ पढ़िए, ज़्यादा चीज़ें पढ़िए, लेकिन जब मौका मिले, अगर आप बायोग्राफी पढ़ते हैं या ऑटोबायोग्राफी पढ़ते हैं और जितना ज़्यादा और विविधताओं से भरा खिलाड़ी का जीवन के विषय में पढ़ सकते हैं, कला जगत के लोगों को पढ़ सकते हैं, उससे जीवन के हर एक के जीवन में कैसी साधना रहती है, कैसे जीवन साधना के साथ तप करके बनता है, ये सारी चीज़ें अच्छे ढंग से आप जीवन में, और फिर हर एक को लगता है अच्छा उसने ऐसा, मैं भी कोशिश करूंगा, उसने ऐसा किया, मैं भी कोशिश करूंगा। वो चीजें हैं जीवन में बहुत लाभ करती हैं आपको। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर के। बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री के साथ देश के अलग अलग हिस्सों से जो युवा हैं वो यहाँ मौजूद थे और प्रधानमंत्री ने उनसे बात की। पाकिस्तान में बिजली संकट के बाद कई शहरों में बिजली बहाल हो गई है।
पाकिस्तान के ऊर्जा मंत्री खुर्रम दस्तगीर खान ने ये जानकारी दी। सोमवार को नेशनल ग्रिड में हुई गड़बड़ी के बाद पूरे पाकिस्तान में बिजली आपूर्ति ठप हो गई थी। राजधानी इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर सहित देश के तमाम बड़े शहर बिजली संकट का सामना करते नजर आए। सोमवार सुबह 7:34 पर भारी फ्लक्चुएशन की वजह से नेशनल ग्रिड से आपूर्ति बाधित हुई। इस्लामाबाद और पेशावर के कुछ हिस्सों में बिजली कल ही बहाल कर दी गई थी। दूसरे शहरों में भी बिजली बहाली की गई है। इसे पूरी तरह बहाल करने में कुछ और वक्त लग सकता है। नेशनल ग्रिड में गड़बड़ी क्यों आई, इसके लिए एक जांच बैठा दी गई है। तो यहां आपको बता दें कि पाकिस्तान के ज्यादातर बड़े शहर अंधेरे में डूब गए। बताया गया कि तकनीकी गड़बड़ी और फ्लक्चुएशन की वजह से बिजली गायब हो गई, जिसे रिस्टोर करने में काफी वक्त लगा है। अब इसके पीछे की वजह जानने के लिए एक जांच बैठाई गई है। खुद ऊर्जा मंत्री ने इस बात की तस्दीक की कि कुछ शहर हैं जहां बिजली वापस रिस्टोर कर दी गई है, लेकिन अभी पूरी तरह से इसे रिस्टोर होने में और वापस पटरी में आने में अभी वक्त लगेगा। तो पाकिस्तान में बहाल होती बिजली, लेकिन लंबे वक्त तक अंधेरे में डूबे रहे पाकिस्तान के कई बड़े शहर, जिसमें राजधानी इस्लामाबाद भी है। तो यहां आपको बता दें कि पाकिस्तान में पटरी पर लौट रही है जिंदगी, क्योंकि 12 घंटे बाद कई शहरों में बिजली आई है। तो एक तरीके से पूरा देश, यानी देश का बड़ा हिस्सा और उसके बड़े शहर अंधेरे में डूब गए थे। अब जांच की जा रही है कि इस गड़बड़ी के पीछे आखिर वजह क्या थी। एनडीटीवी इंडिया में 2 घंटे के दौरान हमने आपको कई सारी खबरें दिखाई। अब हम चाहते हैं कि आप एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर जाइए और जो 5 बड़ी खबरें दिखा रहे हैं उस पोल में हिस्सा लीजिए और बताइए कौन सी खबर है जो आप दिन भर विस्तार से देखना चाहते हैं। तो नंबर 1 पर, जजों को चुनाव का सामना नहीं करना पड़ता। रिजिजू ने एक बार फिर कॉलेजियम सिस्टम पर हमला बोला। क्या आज मिल पाएगा दिल्ली को नया मेयर? नंबर 3 पर, सर्जिकल स्ट्राइक, दिग्विजय से कांग्रेस का किनारा। जेएनयू से खबर, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री दिखाने के पैम्फलेट पर बवाल। और आखिर में जोशीमठ के बाद अब बद्रीनाथ हाईवे पर दरार।